मेरे बारे में इतनी बात बताई, अंतर्राष्ट्रीय कवि है। अनिल अगरवंशी देश के कोने कोने में गया। महाराज जी मैं आज तक कोने में नहीं गया। मैं कोने में किस लिए जाऊं जब ये पंजाबी बाग में बीच में कवि सम्मेलन हो रहा है। ये हमारा कवियों का आपने शुरू से एक बात नहीं देखी। बैठो बाबू जी, कहां जा रहे हो? कोने में जा रहे हैं। चले जाओ कोने में, मेरा क्या लोगे? बहुत बात कोने की कर रहे हैं। अभी अटल जी की बात करी। अटल जी हमारे कवि कुल से थे, प्रधानमंत्री बन गए देश के। वो भी हास्य विनोद प्रिय थे। हालांकि प्रधानमंत्री थे लेकिन उनके मन में एक हास्य बैठा हुआ था। जब वो प्रधानमंत्री थे 12:30 बजे रात को उन्होंने फोन करा अब्दुल कलाम जी को। पोखरण विस्फोट था, उनके पास था हास्य, दिल में ताकत थी, जज्बा था, लेकिन हंसी भी पूरी थी। 12:30 बजे फोन करा उन्होंने कलाम साहब को कि पोखरण विस्फोट होने वाला है, पूरी दुनिया की निगाह हमारे ऊपर है, क्या सारी तैयारियां हो चुकी? कलाम साहब बोले जी सर सारी तैयारियां हो चुकी, कोई दिक्कत नहीं है, पर यह बात कहीं लीक तो नहीं हुई? अटल जी बोले लीक कहां से होगी, ना तेरा ब्याह होया और ना मेरा ब्याह होया। तालियां थोड़ी थी इतनी बढ़िया बात पे। ये ऐसी बात करी है इन्होंने किसी ने? ये जब से ज्ञान की बात कर रहे हैं। ज्ञान व्यान की जरूरत नहीं है, ज्ञान तो 3 दिन से महाराज जी इतने हमारे को दे रहे हैं, ये भी ज्ञान की बात कर रहे हैं। हरियाणा का आदमी किस लिए ज्ञान की बात करेगा? कोरोना का टाइम चला, ये आया मेरे पास, इसका फोन आया। ये कवि झूठ बहुत बोलते हैं। 15 किताब लिखी इसने। मैं कह रहा हूं जब 14 किसी ने नहीं पढ़ी तो 15 किस लिए लिखी इसने? ये कवि हम झूठ बहुत बोलते हैं, एक दूसरे की तारीफ करते रहते हैं। सर अनिल अगरवंशी देश के कोने कोने में गया, यहां मशहूर है। कोई ये झूठा एक नंबर का केसर देव मारवाड़ी। मैंने इसको फोन करा 15 साल पहले, केसर कहां? बोले अमेरिका। मैं किस लिए? बोला कवि सम्मेलन में गवर्नमेंट ने भेजा है। मैं आज तक पंजाबी बाग तक नहीं गया, यो अमेरिका पहुंच गया। अगले महीने फिर फोन करा मैं, केसर भाई कहां? बोले स्विट्जरलैंड। मेरे को शक हो गया, मैं घर गया, घंटी बजाई, इनका बेटा आया। हम बोला पापा कहां है? बोला भीतर मम्मी का साथ बर्तन मांझे है। मैंने वहीं से टेलीफोन करा, मैं केसर कहां? बोले कनाडा। तू कहां? मैंने कहा दरवाजा खोल, कनाडा के बाहर खड़ा हूं। बजाओ मिलकर एक बार ताली, क्योंकि हंसना हंसाना आदत है मेरी, अपना बनाना आदत है मेरी। लोग तो मुंह फेर के चल देते हैं, आवाज दे के बुलाना आदत है मेरी, आदत है मेरी। मैं जब काशी गया तो मुझे आमंत्रित किया था परम पूज्य मुरारी बापू जी ने। ऐसी सामने बैठे हुए कवियों की टीम थी, आप भी थे सर, उसमें दिनेश भाई भी थे, और मुझे उन्होंने भरपूर आशीर्वाद दिया और उनकी वीडियो वायरल हुई। मेरा सौभाग्य है कि आज मैं आपके समक्ष ये कविता पाठ कर रहा हूं और ये गर्व की बात है। कोरोना की जिक्र करा इन्होंने भी, उसने कोरोना का क्या समय नहीं देखा बाबूजी हमने, ज्ञान बाबू क्या दिन नहीं देखे हमने, वही लुगाई देखी 2 साल तक। कितना मुश्किल का समय था सर, काम वाली आती नहीं थी, लुगाई नहाती नहीं थी, मेकअप का सामान खत्म हो गया था। मेरे पास आई, बोली चाय पी ले। मैं तू कौन है? बोली मैं ही तो हूं, 27 साल से तेरे साथ। लुगाई पहचानी नहीं जा रही थी बिना मेकअप के। इतने लोग कोरोना से नहीं मरे जितने लुगाई की शक्ल देख के मर गए। बजाओ ताली। हाँ, कुछ ना कुछ करते रहो। मैं हास्य का कवि हूं। टेंशन किस लिए रखनी है जी? दुनिया टेंशन में बैठी है बिना बात। महाराज जी इतना समझाते हैं, इतनी दुनिया समझाती है, फिर भी टेंशन दूर नहीं होती। एक बैठा टेंशन में, मैं तू टेंशन में क्यों बैठा है? बोला अनिल भाई एक दिन ये सारी दुनिया मर जाएगी। हाँ, मैं बोला दुनिया मर जाएगी, भगवान का काम है मरना जीना, तू टेंशन में क्यों बैठा भाई? बोला भाई अनिल एक दिन ये सारी दुनिया मर जाएगी, मैं तो तू टेंशन में क्यों बैठा है? बोला सप्ताह आखिरी में मरेगा, उसने शमशान घाट कौन लेके जाएगा? अब किस किस की टेंशन दूर करो। भूषण जी आप तो हमारे पार्क में आते हो। मैं महाराज जी 4-5 दिन पहले, 1 महीने की बात बता रहा हूँ, अपनी पत्नी के साथ चला गया वहां पार्क में। एक सुंदर महिला ने चाचा जी मेरे को नमस्ते कर ली। मैं इंटरनेशनल कवि हूं, पवार जी को छोड़ के जा रहे, सारे मेरे से छोटे हैं। कितनी बड़ाई कर लो, मेरा मुकाबला नहीं है सर। हाँ, पवार जी के बाद मेरा नंबर है, और वो भी इसलिए कि पवार जियां हैं, वरना मेरा ही होता। ये तो उनकी शर्म में बोल रहा हूं मैं, मेरा कोई मुकाबला नहीं है। बजाओ ताली। हाँ, ये हास्य होता है, ये चेहरों पे मुस्कुराहट के लिए तो लोग जिंदा इतना पैसा कमा रहे हैं। टेंशन में किस लिए जीना है? दुनिया टेंशन में बैठी है। इसके हो गई टेंशन केसर देव के कोरोना में। बोला मर गया भाई, काम नहीं है। मैं क्या करूं? बोला यार काम धंधा नहीं है। मैंने कहा यहाँ पर आ जाए, पीतमपुरा में काम दिलवा दूंगा, 500 रुपये रोज मिल जाएंगे। बोले क्या काम है? मैं बोला हमारे पीतमपुरा में सर्कस लाग गया, उनका भालू मर गया। बोला मन क्या करना है? मैंने कहा कुछ नहीं, भालू के नकाब पहन के कूदना, वहां सर्कस में कौन पहचानेगा तेरे को, और तू तो नकाब नहीं पहनेगा जब भी, कोई दिक्कत नहीं है।
बोला नहीं यार ऐसा तो नहीं मरवाएगा अनिल भाई, मैं कोई नहीं मरेगा, आ तो सही। ये सर्कस में बुला लिया कोरोना के टाइम में, भाई साहब नकाब पहन के कूदने लगा, मैं भालू मैं इतनी जोर से कूदा बराबर में शेर का बाड़ा था उसमें पड़ गया जाके भाई साहब। अब शेर को देखते घी बंद गई इनकी, हे जंगल के राजा माफ कर दो, नकाब उतार के फेंक दिया। बोला मैं कोई भालू वाली नहीं हूं, मैं केसर देव मारवाड़ी हूं। शेर ने भी नकाब उतार के फेंक दिया, बोला मैं भी कोई शेर वेर नहीं हूं, मैं भी अनिल अग्रवंशी हूं। ये कोरोना का समय था। टेंशन हमारे जीवन में इतनी हो रही है, किस लिए टेंशन रखनी है, खाम खा टेंशन बैठे हैं। आज सर इस बात पे सारे ताली बजा देना, आदरणीय नंद किशोर जी चाचा जी, इनका भी बहुत मेरे ऊपर उपकार है। आदरणीय सुभाष जी बैठे हैं, झूठ नहीं बोलूंगा मैं, पवित्र मंच है, पर झूठ बोल भी सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पास मोदी जी का फोन आया था सर 12:30 बजे, बोले अनिल भाई राम मंदिर का क्या करना है। मैंने कहा बनवा दो, धारा 370 मैंने कहा हटवा दो। तो मेरी इस बात से खुश होकर मेरे को पद्मश्री दे रहे थे, बोले अनिल पद्मश्री ले ले। तो मैंने कहा नहीं मैं नहीं ले रहा। बोले पद्म भूषण ले ले। मैंने कहा चलो दे दो, कब दोगे। बोले आज का दिन रखा था। बोला मैं और द्रौपदी मुर्मू दोनों खाली बैठे हैं, तो आज ले ले। मजाक मत उड़ाओ किसी का। आज की बात हुई थी शाम की 6:30 बजे की, पद्मश्री मेरे को देने की बात हुई थी। मैंने एक ही बात कही, आज परम पूज्य भाई जी आ रहे हैं, मेरा कवि सम्मेलन वहां पर है। इतना बड़ा त्याग ऐसे मत देखो सबकी दृष्टि से, अनिल अग्रवंशी कर सकता है, बजाओ एक बार ताली। हाँ, सत्ता को संभालते ही मोदी ने ऐलान किया कि खुद नहीं खाऊंगा और खाने नहीं दूंगा मैं। मोदी जी हमारे देश के बड़े नेता हैं। 20 लाख करोड़ का लोन लेकर आए जापान से, कितना 20 लाख करोड़ का, बदले में दे के आए गीता माता। गीता माता का अनमोल है, कोई मोल नहीं है, कोई समझे तो। 20 लाख करोड़ क्या है, 20 लाख करोड़ का लोन लेकर आए मोदी जी, बदले में दे के आए गीता माता। 50 साल का लोन है, 50 साल बाद जब वो लोन नहीं पहुंचेगा तो गीता माता को खोल के देखेंगे, उसमें लिखा होगा क्यों व्यर्थ चिंता करते हो। वाह, तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो, वाह, जो आज तुम्हारा है कल किसी और का हो जाएगा। कि सत्ता को संभालते ही मोदी ने ऐलान किया कि खुद नहीं खाऊंगा और खाने नहीं दूंगा मैं। और अखिलेश बोले अब जिंदगी में राहुल को अपनी, फिर मिल गए साथ में, राहुल जी को अपनी साइकिल चलाने नहीं दूंगा मैं। अमित शाह बोले चाहे कोई भी जुगाड़ करूं, गवर्नमेंट किसी को बनाने नहीं दूंगा मैं। अब योगी जी का बयान याद करना 6 साल पहले, और आपकी तालियां, क्योंकि मेरे पास हंसी के अलावा कुछ नहीं है। कि अमित शाह बोले चाहे कोई भी जुगाड़ करूं, गवर्नमेंट किसी को बनाने नहीं दूंगा मैं। और योगी जी ये बोले मेरा नारी से क्या लेना देना, खुद ना पटाई और पटाने नहीं दूंगा मैं, खुद ना पटाई और पटाने नहीं दूंगा। अद्भुत बात है भाई सब महिलाओं की। और ये तो इतना अच्छा कवि सम्मेलन सुन रहे हैं, सब लोग बैठे हैं। चाचा जी परसों मेरा ऑडिटोरियम में कार्यक्रम था, बाबूजी ऐसे मत बैठो लेडीज की तरह, सीधे बैठो थोड़ा। 15 दिन पहले मेरा कार्यक्रम था एक ऑडिटोरियम में सर। एक महिला ये जो बैठी है 15 मिनट से मेरे को गुस्से में देख रही है। एक महिला आई होगी घर में कलेश करके, मेरे को क्या लेना देना, 15 मिनट से गुस्से में देख रही। मैंने बूझ लिया, मैंने कहा बहन जी मुझसे कोई गलती हो गई क्या। बोली नहीं तेरी शकल मेरी सास से मिलती है। किसका किसका इलाज करे सर, दुनिया टेंशन में बैठी है। लेकिन मेरे पास भी समय की सीमा है, मुझे एक रचना पढ़नी है। और मेरे को आज डिमांड की थी केजरीवाल साहब के लिए छोटी छोटी पैरोडी जो लपेटे में नेताजी लोग सुनते हैं। अभी वो ईडी सीबीआई आई, तो उससे पहले मैंने तो बहुत उनसे बात की केजरीवाल साहब से, तो मैंने क्या पैरोडी बनाई, सिर्फ 1 मिनट की सुनिएगा। बहुत अच्छा है। कि जो पूछेंगे तुमको, थोड़ा सा हल्का सा इको डाल दे, जो पूछेंगे तुमको बताना पड़ेगा। केजरीवाल साहब मजे लेना। जो पूछेंगे तुमको बताना पड़ेगा, ईडी बुलाए चाहे सीबीआई पूछे रे तुमको जाना पड़ेगा। जो पूछेंगे तुमको बताना पड़े। ये पानी रोक दो भैया 2 मिनट, भैया थोड़ी देर का खेल है ये, रुक जाओ सर, जिसको पीना होगा वहीं ले लेंगे प्लीज। जो पूछेंगे तुमको, अब अंतरा सुनना मजे लेना। कि सतेंद्र ने अंदर से आवाज दी है। इतनी बढ़िया पंक्ति थी, कोई किसी ने ताली नहीं बजाई, कर लो। सतेंद्र ने अंदर से आवाज दी है, सारी प्लानिंग मिलके आपस में की है। आलाप
सतेंद्र ने महाराज जी की हंसी देख के मुझे हंसी आ गई। एक बार तालियां बजा दो सर के लिए कि सतेंद्र ने अंदर से आवाज दी है। लक्ष्मी जी सारी प्लानिंग मिलकर आपस में की है, उसी दोस्ती, अरे उसी दोस्ती का कर्जा चुकाना पड़ेगा जो पूछेंगे। अब चला गया मैं गठबंधन में, वहां खड़गे साहब बोले मेरे से, अनिल भाई हमारी 300 सीट आ रही हैं। मैंने कहा खड़गे साहब 300 सीट आ रही है, मोदी जी की 400 आ रही है, आपकी 300 कैसे आ रही है? बोले हमारी आ रही है। मैंने कहा जी कोई झूठ बोल के कोई फायदा नहीं है, पहले ये बताओ मोदी की टक्कर में कौन खड़े होंगे? जो मोदी जी खड़े होंगे उनके सामने कौन मुकाबला करेगा उसका नाम बताओ। बोले केजरीवाल जी खड़े हो जाएंगे, अखिलेश जी खड़े हो जाएंगे। मैंने कहा पूछना जरा। तो उन्होंने पूछा, 1 मिनट की पैरोडी सुनना मस्ती के साथ। क्या बोले वो कि 2024 में मोदी जी को कैसे है हराना। तो केजरीवाल साहब क्या बोले कि मुझे मत फसाना, मुझे मत रुलाना, मुझे मत फसाना। तालियां का अंबार उठाओ एक बार कि मुझे मत फसाना, मुझे मत रुलाना। पूछा क्यों? तो क्या बोले कि भूला नहीं हूं यारों अब तक काशी, भूला नहीं हूं यारों अब तक काशी, तब से रुकी ना मेरी अब तक खांसी। और मेरा ये दर्द है हो, मेरा ये मरज है पुराना, पर मुझे मत लड़ाना। भाई बहुत अच्छे अनिल, जिंदाबाद। ये अलग अलग रंग थे हास्य के, मुक्तकों के, क्योंकि आज समय थोड़ा है, हमें पवार जी को सुनना और उनके लिए मैंने 35 मिनट बिल्कुल सेफ रख रखे हैं। एक 3 मिनट की कविता, क्योंकि जब इतना पवित्र मंच होता है, आदरणीय सुभाष जी ने मेरे को ये टीम बनाने के लिए बोला कि ये पवित्र पावर मंच है। आपने देखा होगा संस्कारों की बात हुई, माँ की बात हुई, बेटी की बात हुई। पवार जी देश की जो बात करेंगे वो अपने तरीके से करेंगे। प्रवीण भाई ने बहुत अच्छे मुक्तक छंद पढ़े, केसर देव ने हास्य किया। अब मैं एक अंतिम कविता 3 मिनट की सुनाता हूँ और इस कविता को मैं आदरणीय पवार जी के चरणों में समर्पित करता हूँ। हमने सारी बातें की, लेकिन कई बार हम भूल जाते हैं कि सीमा पर जो सरहद पर सैनिक हमारे लिए लड़ रहा है, हम कभी उसकी बात नहीं करते। मैं एक निवेदन करता हूं सुभाष जी, पिछले मंच पर भी मैंने किया था, इतने काम सुभाष जी करते हैं, इस उम्र में इतना उनके अंदर जज्बा है और उनका हर कार्यक्रम श्रेष्ठ होता है, चाहे वो व्यवस्था टेंट की हो, चाहे वो कवियों की हो, चाहे वो भोजन की हो। मुझे लगता है कि शायद अद्भुत आप वर्क करते हो। एकल के लिए एक बार जोरदार तालियां बाबू जी के लिए बजा दीजिए। रमेश कनोडिया साहब बैठे हैं, ज्ञान जी बैठे हैं, तमाम लोग बैठे हैं हमारे। ये सब लोग से एक निवेदन मैं करना चाहता हूं, हम कोई भी आयोजन करें, मैं दिल्ली में लगभग 15-20 आयोजनों में तो इनके साथ सामने रहता हूं, मेरी हर कविता इन्होंने सुनी हुई है, फिर भी उतना ही आनंद लेते हैं लोग। लेकिन एक बात मैं निवेदन करता हूं, आसपास 5-6 किलोमीटर में अगर कोई शहीद की पत्नी या माँ या बच्चा आपकी नॉलेज में हो तो इस पवित्र मन से उनको सम्मानित करा करो, जिससे कि उनको ये लगे कि हमारे बच्चे ने शहादत दी है। तो वो जनता, वो एहसान फरामोश नहीं है, हमारे दिल का, हमारे जज्बा जो हमारा देश के लिए धड़कता है, अगर उन्होंने जान दी है। हम सब काम करते हैं, हम गौशाला के लिए करते हैं, हम अध्यात्म के लिए करते हैं, हम कैंप लगा देते हैं, हम और भंडारे कर देते हैं, लेकिन ये काम भी शुरू करना चाहिए हमारे समाज को। जो हमारे सैनिक हैं, मोदी जी कितनी मेहनत करते हैं सैनिकों के लिए, अब थोड़ा कुछ मिलने लगा है। मैं एक कविता सुनाता हूं और उन सैनिक की पीड़ा रखता हूं। केवल 3 मिनट की 9 पंक्ति की कविता, आपका सबका ध्यान चाहूंगा। वो कविता, क्योंकि हास्य का कवि हूं मैं, माँ की कविता भी सुनाकर आपकी आंखों में आंसू ला सकता हूं। मेरे पास वो कविता भी है, दिनेश भाई जानते हैं, पवार जी ने बहुत बार आशीर्वाद दिया है, लेकिन सैनिक की कविता यहां नहीं हुई। वो सुनिएगा, तमाम लोगों से निवेदन करूंगा, 9 पंक्ति की कविता सुनिएगा भाई। बैठ जाओ भैया, आप भी बैठो। पूज्य भाई जी, सीमा पर सैनिक खड़ा है, उसके गोली लग जाती है। हम व्यापारी लोग थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा देना और हल्का सा इको डाल देना, गाकर पढ़नी है कविता। उसके गोली लग जाती है, बिल्कुल आखिरी समय पर है कि मैं कब चला जाऊंगा। मैंने एक सोचा कि हमारे व्यापारियों को जब कोई दिक्कत आती है धरना दे देते हैं,
किसान धरना प्रदर्शन कर देते हैं, नेता तो करते ही हैं, समाज का हर व्यक्ति करता है, तो क्या सैनिक के मन में कोई भावना नहीं होगी? कभी धरना प्रदर्शन नहीं करता? कभी हमने कल्पना की है? क्या उसके जज्बात नहीं होते? क्या पीछे उसके परिवार के साथ क्या बीतता, कभी हमने कल्पना की है? मैंने की और उस कल्पना को इस कविता में साकार किया है। अगर अच्छी लगे सुभाष जी, आपको भी समर्पित करता हूं। आपने बहुत कविता और कवियों को सुना है, ये कविता आप किसी ने भी नहीं सुनी शायद, मैं आपके समक्ष चरणों में रखता हूं। बाबू स्वागत, बहुत अद्भुत है भाई। कि श्वास का अंतिम पहर हूं, ये सीमा पर खड़ा सैनिक बोल रहा है जिसके गोली लग जाती है और 3-4 मिनट में जाने वाला है। क्या कहता है वो? कि श्वास का अंतिम पहर हूं, हो गई जीवन की शाम, मेरा अंतिम गीत सुन लो फिर हमारी राम राम, मेरा अंतिम गीत सुन लो फिर हमारी राम राम, फिर हमारी राम राम। क्या बात है, क्या बात। मेरा मन भावुक हो जाता है जब मैं कविता पढ़ता हूँ। उसे पता है जब मेरा शव मेरे घर पर जाएगा तो किसी माँ के सामने उसके बेटे का शव पड़ा, उसके पिता के सामने पड़ा, उसकी पत्नी के सामने, तो क्या गुजरेगी? तो कहता है जब मेरा शव घर पर जाए तो ये बात बोल देना कि हो गया बेटा समर्पित भारती की शान में, फिर जन्म लूंगा पिता से कहना हिंदुस्तान में, फिर जन्म लूंगा पिता से कहना हिंदुस्तान में, और माँ से कहना पा लिया है, माँ से कहना पा लिया, बेटे ने जन्नत का मुकाम, मेरा अंतिम गीत सुन लो फिर हमारी राम राम, मेरा अंतिम गीत सुन लो फिर हमारी राम राम। अंतिम 6 पंक्तियां सुनिएगा साहब। अखबार में पढ़ा चाचा जी मैंने 3-4 साल पहले, सैनिक की विधवा परम वीर चक्र मिला हुआ है, उनके घर की लाइट काट दी गई है गांव के अंदर, पता नहीं कौन सी सरकार थी। चक्कर लगा रहे हैं राशन की लाइन के लिए, यहां परमवीर चक्र मिल रहे हैं, अशोक चक्र मिल रहे हैं। ये तो मोदी जी ने बाद में हिफाजत करी, सैनिकों को संभाला, जो उत्सवों में वहां जाते हैं उनका हौसला बढ़ाते हैं। लेकिन क्या हम लोग उनके साथ करते हैं? शायद हमारी जनता जागरूक नहीं है। तो क्या मन में होगी सैनिक के? मेरी सिर्फ कल्पना है कि आप बेशक हम शहीदों को पदक मत दीजिए, रो रहा परिवार बेबस ख्याल उनका कीजिए, रो रहा परिवार बेबस ख्याल उनका कीजिए, भूख से बच्चे न तड़पे, भूख से बच्चे न तड़पे, अरे कर दो इतना इंतजाम, मेरा अंतिम गीत सुन लो फिर हमारी राम राम। क्या बात है, आपने इतनी संवेदनशील रचना पे इतनी तालियां बजाई, इसका मतलब वास्तव में आप श्रेष्ठ श्रोता हो। थोड़े थे संख्या में, लेकिन आपने कमाल का सुना। अंतिम 3 पंक्तियां पढ़ता हूं, आदरणीय नंद किशोर जी समर्पित करता हूं। मैं आपका जज्बा जानता हूं, आप कितने देशभक्त हैं। मैं लगातार कॉलेजों के में आपके कार्यक्रम देखता हूं। सीमा पर सैनिक खड़ा होता है, एक तिरंगा लगा रहता है, -डिग्री तापमान होता है, +डिग्री तापमान होता है, लेकिन वो हिलता नहीं है। कोरोना में हमारा परिवार हमारे पास नहीं होता था, जो हॉस्पिटलों में लोग गए वो मर गए क्योंकि परिवार की कमी खली 1 हफ्ते के अंदर चले गए। वो सैनिक खड़ा है वहां, सालों साल खड़ा रहता है, एक बंदूक लेकर अकेला खड़ा रहता है उस 60 डिग्री प्लस तापमान में और 10 डिग्री माइनस में। एक नेता ने कहा साउथ वाले ने, फीस मिलती है, पैसा मिलता है, तनख्वाह मिलती है, मर जाते हैं तो क्या फर्क पड़ता है। मैं कहता हूं हमारे में से कितने लोग हैं 10 लाख रुपए महीना हम देते हैं, अगर कोई सीमा पर खड़ा होकर दिखा दे। ये जज्बा है जो देश के लिए धड़कता है। अंतिम 3 पंक्तियां पढ़ता हूं सैनिक के लिए, और अगर उनके जज्बे को मैंने सही साबित कर दिया हो तो एक एक सदन में जितने श्रोता हो अपनी भरपूर तालियों से विदा करना। सुनिएगा साहब, तिरंगा सामने है, सैनिक क्या सोचता है, सुनिएगा साहब। कि धड़कने अब गीत वंदे मातरम गाने लगी। हमारी धड़कने जब हम मरते हैं ये वंदे मातरम नहीं गाती,
इसको याद आती है मेरी प्रॉपर्टी कितनी है, मेरी पत्नी कहाँ है, मेरा पति कहाँ है, मेरा बच्चा कहाँ है, मैंने क्या कर्म किए थे, क्या नहीं करे थे। अंत समय में हम ये सोचते हैं, लेकिन मेरी कल्पना है कि सैनिक क्या सोचता है और उसकी धड़कन क्या कहती है कि धड़कने अब गीत वंदे मातरम गाने लगी। अलविदा ऐ दोस्तों अब नींद सी आने लगी। अलविदा ऐ दोस्तों अब नींद सी आने लगी। मूंद कर आंखें करूं मैं, मूंद कर आंखें करूं मैं उस तिरंगे को सलाम। मेरा अंतिम गीत सुन लो फिर हमारी राम राम। श्वास का अंतिम पहर हूँ, हो गई जीवन की शाम। अरे मेरा अंतिम गीत सुन लो फिर हमारी। क्या बात है, तमाम लोगों ने प्यार दिया है। और अब दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगा हो मेरा कविता पाठ तो मेरे लिए भी एक बार तालियां बजा दो। ये तालियां इसलिए कि मुझे एहसास हो कि मेरा ये समाज, मेरा ये सालासर धाम। बाबूजी 5 मिनट और बैठो, कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि हरिओम पंवार जी जो हमारे देश के वो हस्ताक्षर हैं दोस्तों। मोदी जी हों चाहे अटल जी हों, हमारे राष्ट्रपति साहब हों, कई बार उन्होंने बुलाकर सुना जिनको। और अभी एक कार्यक्रम चिदानंद स्वामी ऋषिकेश में हुआ, वहाँ राष्ट्रपति साहब सामने बैठे थे। रामदेव आचार्य रामदेव जिनको अपने आश्रम में बुलाकर स्पेशल जब उनका मन करता सुनते हैं। ऐसे देश के 140 करोड़ लोगों के मन में बसने वाले, देश की बात को कहने वाले, और उन्होंने अपनी कविता में जो कहा वो साकार करके दिखाया। उनका सानिध्य, उनका प्रेम, उनका आशीर्वाद मुझे मिलता है। जब ये मैंने ये वाली कविता, शहीद वाली कवि पढ़ी 10 साल पहले, मैं हास्य का कवि हूँ, लेकिन उनका बड़प्पन देखिए। वो मंच से उठे और मेरे को पटके द्वारा सम्मानित करा और ये कहा, अनिल ये कविता बहुत बेहतरीन है। जब ओज के हिमालय मेरे को इस कविता पे प्यार करते हैं तो मेरा हौसला बनता है, मैं कविता ऐसी कहूँ आपके सामने।